हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक इंडियन जीके वन शॉट वीडियो लेके आया हूं, जो कि एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जो एचपीयू ने ऑफिशियल सिलेबस दिया था इंडियन जीके के जो टॉपिक्स दिए थे सिलेबस में, उसको आज हम इस वीडियो में जो है वो थोड़ा क्विक डिस्कस कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पिछले कल हमने एचपीजी के वन शॉट वीडियो लेके मैं आपके लिए आया था। वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, उसमें भी जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वे हमने कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अदर सेक्शन एचपीजी के, इंडियन जीके, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम अप टू डेट कंटेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भी आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है भारत जो है वो, भारत के जो राज्य हैं वे कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश है। 8 जो है वो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और 28 जो है वो स्टेट हैं। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वे 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वे 3,214 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैकमोहन रेखा है एक, जो कि भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये आपसे पूछ सकते हैं, मैकमोहन रेखा जो है वे किन कंट्रीज़ के बीच में है? तो वो इंडिया और चाइना के बीच में है। जबकि रेड क्लिफ सीमा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। जबकि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान जो था वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, भारत देश के 10 हिमालयी राज्य हैं। ये आपने याद रखना है। कौन कौन से हिमालयी राज्य के नाम से जाना जाता है? जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। अब इसमें जम्मू कश्मीर जो है वो अब एक राज्य नहीं है। यहाँ से आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूटीज़ में विभाजित किया गया था जब धारा 370 वहाँ से हटाई गई थी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अभी प्रेजेंट में जो है वो 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो यूटीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे जो है वो आगे है। ये आपने याद रखना है। ये इलाहाबाद से 82 डिग्री 30 से गुजरती है। ये भी आपने याद रखना है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से कितना टाइम जो है वो आगे है? तो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। पूर्व में म्यांमार है जिसका पुराना नाम बर्मा था, और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश जो है वो स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करते हैं, यानी कि अलग करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पृथक करता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, भारत में कुल जो द्वीपों की संख्या है वे कितनी है? 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में 43 है।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है वो भारत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत से गुजरती है, कर्क रेखा। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जो है वो सिक्किम स्टेट है, ये भी आपने याद रखना है। भारत के 9 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जो है वो समुद्र के साथ लगती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और अगला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा यानी कि तट रेखा कोस्ट लाइन जो है वो किसे कहते हैं? जो समुद्र के साथ जो सीमा लगती है वे सबसे लंबी जो है वो किस स्टेट की लगती है? वे गुजरात की लगती है कोस्ट लाइन जो है, लंबी तट रेखा। उसके बाद आंध्र प्रदेश की और उसके बाद महाराष्ट्र की। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन है? वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों के साथ जो है इसकी जो सीमा है वे 8 स्टेट्स के साथ लगती हैं। और वो किन किन के साथ लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ जो है इसकी सीमा लगती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल और पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख चैनल के बारे में, मेन स्ट्रेट के बारे में। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जो है वो कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है? तो ग्रेट चैनल, ये आपने याद रखना है। अंडमान और निकोबार को जो है वो कौन अलग करता है? ये क्वेश्चन जो था कई बार पूछा गया, तो 10 डिग्री चैनल आपने याद रखना है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन करता है अलग? तो 9 डिग्री चैनल करता है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल करता है। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। और ये भी आपने याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। ठीक है, तो जैसे मतलब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है भारत के किन किन स्टेट्स की जो सीमा है वो लगती है। तो चीन के साथ जो है 5 राज्यों की लगती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। नेपाल के साथ जो लगती है 5 स्टेट्स की लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल की, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिज़ोरम की जो सीमा है वो लगती है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 4 स्टेट्स की लगती हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार के साथ जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम की सीमा लगती है। जबकि भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की लगती है, ये भी आपने याद रखना है। ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं। और श्रीलंका भी जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका की जो स्थलीय सीमा है यानी कि स्थलीय सीमा जो है वो भारत के साथ नहीं लगती है, ये आपने याद रखना है। तो भारत का पड़ोसी देश तो है लेकिन उसकी जो स्थलीय सीमा है वो नहीं लगती है। आपको पता है श्रीलंका आपको बीच में जो है वो सी दिखा जाएगा, समुद्र दिखा जाएगा, तो स्थलीय सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कोई 4 स्टेट्स दे देंगे, सॉरी 4 कंट्रीज़ के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से किसके साथ भारत की स्थलीय सीमा जो है वो नहीं लगती है, तो श्रीलंका आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम उसके बाद बात करते हैं भारत की राजधानी के बारे में। तो भारत की जो राजधानी है आपको पता है नई दिल्ली है। और नई दिल्ली जो थी वो 1911 में भारत की राजधानी बनी थी, ये भी आपने याद रख लेना है। 1911 में जो थी नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वे कोलकाता थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.42% है। तो विश्व का जो टोटल एरिया है उसका जो है 2.42% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। अब आपको एक बेसिक सी बात बता देते हैं, जनरली डेली लाइफ में भी हम कभी यूज़ हो जाती है या हम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये है क्षेत्रफल जो है वो भारत का जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, इतना ये है। ठीक है, तो जब भी आपके पास मान लो कोई संख्या है, ये नंबर है, ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपके अभी आपने 10th या +2 के किसी स्टूडेंट ने, आप में से मान लो किसी के भाई बहन ने एग्ज़ाम दिए हैं और उनकी परसेंटेज जो है वो इतनी परसेंट आई है। ठीक है, इतनी परसेंट आई है।
तो इतनी परसेंटेज आई है, तो इसमें इसको हम पढ़ते कैसे हैं? ये जो आपको पता है ये पॉइंट है, ये डेसिमल है, ठीक है। तो हमेशा आपने याद रखना है, जब भी कोई डेसिमल में पॉइंट में आपके पास कोई संख्या दी है तो उसको हम रीड कैसे करते हैं? जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं, जैसे ये है, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनको हम सेपरेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम इसको पढ़ेंगे 77.64%, ठीक है। तो 77.64% पढ़ेंगे, ना कि 77.64 पढ़ेंगे। तो हमेशा आपने एक जनरल सी बात है कि मैंने अभी मैं हमने एरिया के बारे में बात की तो मेरे दिमाग में भी आ गया, तो कि आपको भी मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो 77.64% पढ़ेंगे, ना कि 77.64, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो है वो कौन कौन से कंट्री बड़ी है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत जो है वो 7वें नंबर पर है, ये भी आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वे रूस है। और भारत की जो पार्थिव सीमा है वे कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट के साथ कितनी लगती है? 7,516.6 किलोमीटर लगती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो विश्व की जनसंख्या का 17.4% जो है वो पॉपुलेशन है भारत की, और अ, और 2.42% जो था वो एरिया था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर के बारे में। तो दशकीय वृद्धि दर जो है भारत की वो कितनी है? 17.64% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी भारत की, तो आपको पता है जनगणना जो है वो 10 वर्ष बाद होती है। तो 2001 के बाद जो जनगणना 2011 में हुई थी, तब भारत की जो जनसंख्या थी वे 17.64% जो थी वो बढ़ गई थी। तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है, और मान्य भाषाएं जो है वो मान्य भाषाओं की जो संख्या है वे कितनी है? वे 22 हैं। ये भी आपने याद रखना है कौन कौन सी हैं? हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली, ये आपने याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 74.4% है। पुरुष साक्षरता जो है वो कितनी है? 82.14% है। महिला साक्षरता जो है वो 65.46% है। और पुरुष महिला अनुपात जो है वो कितना है? वो 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ये जो है वो अनुपात है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदु के बारे में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंडियन लास्ट बाउंड्री पॉइंट। तो भारत का जो दक्षिणतम अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरम बिंदु जो है, उत्तर में जो है वो इंदिरा काल है, जो कि JNK में है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौरमाता है, जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा विस्तार है, कितने किलोमीटर जो है वो बाउंड्री लगती है। भारत की जो सबसे लंबी बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, वो सबसे लंबी जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपने याद रखना है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर जो है, इतनी सीमा जो है वो भारत की लगती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत की किस देश के साथ जो स्थलीय सीमा है सबसे अधिक लगती है? वो बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद जो लगती है आपकी, वो लगती है आपकी चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 966, और सबसे कम जो लगती है वो लगती है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो साथ में ज़रूर कर दें। उसके बाद बात करते हैं इंडियन GK में ही एक टॉपिक दिया था एजुकेशन का, शिक्षा का। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं NCERT के बारे में, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो गठन था वह 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसे कहा जाता था। अब जो है NEP 2020 के अनुसार अब जो इसका नाम है भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये आपने याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जानते थे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।
के नाम से, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को हुई थी। उसके बाद बात करते हैं सीबीएसई के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी जो स्थापना थी वो 1929 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीटी के बारे में। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो गठन था वो 1973 में हुआ था, और एनसीटी एक्ट जो था वो 1995 में पारित हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। एनसीटी का जो गठन था वो 1973 में हुआ था, लेकिन एनसीटी एक्ट जो था, अधिनियम जो था, वो 1995 में पारित हुआ था। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो था वो 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केवीएस आपने सुने होंगे, स्कूल देखे होंगे, 1963 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में शुरू हुआ था। मिड डे मील स्कीम कब हुई थी? 1995 में हुई थी। पहली स्टेट कौन सी थी? तमिलनाडु थी। नेक्स्ट बात करते हैं नवोदय स्कूल जो थे 1986 में शुरू हुए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल ओपन स्कूल 1989 में शुरू किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में शुरू किए गए थे। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का गठन जो था वो सितंबर 1985 में हुआ था। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 10+2+3 पद्धति को लागू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान है आर्टिकल 45 में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। तो इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जाति जनजाति व कमज़ोर वर्गों को शिक्षा से जोड़ा है। SC ST और जो वीकर सेक्शन है उनको एजुकेशन से जुड़ा है, ठीक है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आर्टिकल 350 ये कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रदान है। आप पूछ सकते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 350 में है। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ICDS के बारे में। 21 तो बच गया। इसमें शिक्षा को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया, ये आपने याद रखना है। करेंट लिस्ट में है जो एजुकेशन को डाला गया था, वे कौन से अमेंडमेंट में डाला गया था? वो 42 अमेंडेड जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उसमें ये डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ICDS के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना जो थी, समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ECCE के बारे में, अर्ली चाइल्ड होल्ड केयर एंड एजुकेशन, शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा मुख्य रूप से जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी हुई है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसे एडुसेट के नाम से जाना जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो 2004 में लॉन्च हुआ था। VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वे 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। और JB वाटसन को व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म का जनक जो है वो कहा जाता है। ये एजुकेशन का टॉपिक था। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो भारत के प्रमुख लोक नृत्य जैसे भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है। कथक जो है वो उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली जो है वो केरल से संबंधित है, उड़ीसा से। और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश से है। बिहू असम से है। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब से है। घूमर और कठपुतली जो है वो आपका राजस्थान स्टेट से संबंधित है। गरबा और डांडिया जो है वो गुजरात से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। तमाशा जो है वे महाराष्ट्र स्टेट से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में, मंदिर मस्जिद और भवन के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। यहाँ ये टॉपिक भी दिया था, ठीक है इसमें। तो बात करते हैं स्वर्ण मंदिर की जो स्वर्ण छत है वे कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। निर्माणकर्ता जो थे महाराणा रणजीत सिंह थे। ये स्वर्ण छत की बात कर रहे हैं। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने ये बनाई थी। उसके बाद जामा मस्जिद, ये आगरा वाली जो जामा मस्जिद है यूपी में, ये शाहजहाँ ने बनाई थी। मोती मस्जिद जो है, जामा मस्जिद की बात करते हैं। जामा मस्जिद जो है एक उत्तर प्रदेश के आगरा में है, जिसको शाहजहाँ ने बनाया था। मोती मस्जिद जो है आगरा फोर्ट में जो है मोती मस्जिद है,
वे भी शाहजहाँ ने बनाई है, जबकि जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वे शाहजहाँ ने बनाई है। तो ये आपने याद रखना है। जामा मस्जिद आगरा, एक आगरा में भी है और एक दिल्ली में भी है। मोती मस्जिद की बात करते हैं। मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली फोर्ट में जो है वो औरंगजेब ने बनाई है, ये आपने याद रखना है। जबकि जो आगरा फोर्ट वाली जो है वो शाहजहाँ ने बनाई है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं हजरत बल मस्जिद जो है वो श्रीनगर में है। चिराग ए शरीफ जो है वो श्रीनगर में है, जैनुल आबिदीन ने बनाई है। विक्टोरिया मेमोरियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर है, वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। डब्ल्यू इमर्सन जो थे उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। केंद्रीय सचिवालय सेक्रेटरीट जो है वो नई दिल्ली में है, हार्वर्ड वेकर ने इसे डिज़ाइन किया था। उसके बाद बात करते हैं केनेहरी की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर है, वे मुंबई महाराष्ट्र में है, बौद्ध द्वारा ये बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट ने इसका निर्माण किया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये गुप्त शासक द्वारा ये बनाई गई थी। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बौद्धों द्वारा ये बनाई गई थी। एलोरा केव्स जो हैं वे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। 20 रुपये के नोट के पीछे जो मोटिफ है, जो तस्वीर है, वे एलोरा केव्स की ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 10 रुपये के नोट के पीछे सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है। 20 रुपये के नोट के पीछे जो पिक्चर है वे एलोरा केव्स की है। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी की है, जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव है, जो कि गुजरात में है। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूपा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 500 रुपये के नोट के पीछे रेड फोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है, ये भी अपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, उत्तर प्रदेश में। जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर का जो किला है वो इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में है, नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगरा के उत्तर प्रदेश में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण किया था। और ताजमहल के जो चीफ आर्किटेक्ट थे वे कौन थे, वे उस्ताद ईशा खान थे। उसके बाद बात करते हैं निशांत बाग जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। आसिफ खान जो कि नूरजहाँ का भाई था, उसने निर्माण करवाया था। शीश महल आगरा में है, शाहजहाँ ने बनाया था। दीवाने खास आगरा फोर्ट, शाहजहाँ इसके निर्माण करता थे। उसके बाद बात करते हैं बड़ा इमाम खड़ा लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नवाब आसिफ उदौला ने बनाया था। उसके बाद छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश, मोहम्मद अली शाह ने। टीपू का महल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बनाया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, तेलंगाना में, कुतुब शाही ने ये बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। कोचीन का किला जो है वो केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। विजय स्तंभ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ का जो निर्माण था वे महाराणा कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में। कुतुब मीनार की बात करते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसका जो निर्माण था वे किसने किया था, वे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, ये आपने याद रखना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। हौज खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तुगलकाबाद दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात में है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था ये। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था। बीबी का मकबरा की बात करते हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगजेब इसका निर्माण करता था। सफदर जंग का मकबरा दिल्ली में है, शुजाउद्दौला ने बनाया था। जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में है और राजा स्वाई जय सिंह ने बनाया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी में है। बेलूर मठ की बात करते हैं, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। आनंद भवन इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में, ये भी आपने याद रखना है। शांति निकेतन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है, महात्मा गांधी ने इसका निर्माण करवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में है, जॉर्ज पंचम ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, महाराष्ट्र में। जॉर्ज विठल क्लार्क इसके निर्माण करते थे। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल, सर मेलकम हैले ने इसका निर्माण किया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, एडविन लुटेंस ने इसका निर्माण करवाया था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, एडविन लुटेंस ने इसका निर्माण किया था। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में, कुली कुतुब शाह ने बनाया था।
कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में है, पल्लव राजा इसके निर्माण करता थे। कोणार्क मंदिर जो है पुरी उड़ीसा में है, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं, पुरी उड़ीसा में है, गंगा देव ने इसका निर्माण करवाया था। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में है, बिमल शाह इसके निर्माण करता थे। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान में है, सुल्तान गयासुद्दीन ने किया था। जंतर मंतर जयपुर में जो है वो राजस्थान में स्टेट में है, स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण किया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नाहरगढ़ कोट जो है जयपुर में है, स्वाई राज सिंह ने बनाया था। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में है, राजा सूरजमल सिंह ने बनाया था। हवा महल बात करते हैं, हवा महल कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में है, महाराणा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद बात करते हैं लाल किले के बारे में, दिल्ली में है, ये किसने बनाया था, ये शाहजहाँ ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनाया था। शालीमार बाग श्रीनगर में है, जहांगीर ने इसका निर्माण किया था। शेरशाह का जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, वे आपका सासाराम बिहार में है, शेरशाह के पुत्र ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है, अकबर ने इसका निर्माण किया था। आगरा फोर्ट आगरा में है, अकबर ने इसका निर्माण किया था। बाद में लास्ट में बात करते हैं पुराना किला जो कि दिल्ली में है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद बात करते हैं जनगणना 2011 के कुछ आंकड़े हैं इसके बारे में। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है कुल वे कितनी है, 1,21,05,69,573 है जनसंख्या, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं पुरुषों की जो संख्या है 62,31,31,843 है। स्त्रियों की जो है महिलाओं की वे 58,74,47,47,730 है। दश की वृद्धि दर ये आपने नोट कर लेनी है, ये आपने, क्योंकि दश की वृद्धि दर जो थी वो 17.70% थी। पुरुष की जो 10 की वृद्धि दर थी वो 17.10% थी। स्त्रियों की 18.30% 10 की वृद्धि दर थी। साक्षरता दर की बात करते हैं भारत की, वो 73.73% थी, ये भी आपने याद रखना है। पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वे 80.9% थी, स्त्रियों की 64.6% थी। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.64% है। जनसंख्या की बात करते हैं, 0 से 6 वर्ष तक की आयु की जो जनसंख्या है वे 13.60% है। पुरुषों की 13.80% है, स्त्रियों की 13.40% है। जनसंख्या घनत्व ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व जो है वो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है। लिंगानुपात जो है वे 943 है, और लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जो है वो 919 है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य जनगणना के बारे में। तो 1872 में प्रथम जनगणना का प्रयास जो था वो लॉर्ड मेयो केस में किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो प्रयास किया था वे लॉर्ड मेयो केस में किया गया था 1872 में, लेकिन क्रमबद्ध जनगणना जो थी, क्रमबद्ध जनगणना जो थी वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल से हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का जो कार्य है वे भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जो आखिरी जनगणना हुई थी वे 2021 में हुई थी, 10 साल बाद होती है, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो थे वो आगे के लिए डिले कर दी गई थी। अब शायद इस वर्ष या अगले वर्ष तक आपको जनगणना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1911 से 21 का जो दशक था वे भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा यानी कि ग्रेट डिवाइड लाइन, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के आपने नोट कर लेना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं 1911 से 21 के दशक को क्या कहा जाता है, तो 1911 से 21 के दशक को महान विभाजक रेखा यानी कि ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक थी यानी कि नेगेटिव थी। इस हर 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना होती है। जब 1921 में जो 1911-21 के दशक में जनगणना हुई थी उसमें जो थी वो वृद्धि दर जो थी, ग्रोथ रेट जो थी वो माइनस में चली गई थी। मान लो कि 2001 में जनगणना हुई थी 2001 में, और 2011 में मान लो उसके बाद फिर जनगणना हुई, तो जो मान लो 100 करोड़ जो है वो जनसंख्या है 2001 में भारत की, और 2011 में जो जनगणना हुई तो मान लो उसका 25% जो है वो इंक्रीज़ होगी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, ठीक है। तो लेकिन फिर 2021 में जो जनगणना हुई तो उसमें क्या हुआ, जो 25% बढ़ा था वो मान लो नेगेटिव में चली गई, 50% उल्टी जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो कम होगी, तो उसको जो कहा जाता है वो वृद्धि दर नेगेटिव थी। तब इसलिए ग्रेट डिवाइड लाइन जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग जो थे वो मारे गए थे। उसके बाद इसमें क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहाँ पे थोड़ा वो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी जब वो गोलीकांड हुआ था, ठीक है। इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति, जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी जो थी वो नियुक्त की थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। लेकिन उसी 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की जो लंदन में कैक्सटन हॉल में गोली मारकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने जनरल डायर ने क्या किया था, जलियांवाला बाग में जो था वो गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। 1920 में आंदोलन हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपने याद रखना है। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो गांधी जी ने की थी। उसके बाद बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी द्वारा अपनी केसर ए हिंद की उपाधि जो थी वो वापस की गई थी असहयोग आंदोलन के समय। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जो था वो जिंदा जला दिया था, ये आपने याद रखना है। और इस घटना से गांधी जी काफ़ी आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। तो ये आपने पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। 1923 में इसका गठन हुआ था। अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने से असंतुष्ट कांग्रेस के नेताओं CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की घोषणा की तथा 1923 के केंद्रीय तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में भाग लिया, ये आपने याद रखना है। साइमन कमीशन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसके सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के थे। और इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 में मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे और इन पे लाठीचार्ज हो गया था। लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 में मृत्यु हो गई थी और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट जो है वो कहा गया। ये 1928 में आई थी। संविधान का निर्माण किया था भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। इस रिपोर्ट को जो है वो नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। तो ये आपने याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की जो घोषणा थी वे किस अधिवेशन में हुई थी कांग्रेस की, तो लाहौर अधिवेशन में। किस वर्ष में? 1929 में। और इस अधिवेशन में ये भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दांडी यात्रा के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो गांधी जी ने साबरमती में
12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की, ये भी आपने याद रखना है। और दांडी यात्रा में उनके साथ कितने फॉलोअर्स थे उनके साथ, तो 78, ये आपने याद रखना है। दांडी मार्च में कितने लोग जो थे वो शामिल थे, वो 78 लोग शामिल थे। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आरंभ किया। तो दांडी यात्रा को नमक कानून के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो था वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और उन्होंने खुदाई खिदमतदार नामक संगठन जो था वो बनाया था, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। खुदाई खिदमतदार जो संगठन था वे किसने बनाया था, वे खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। उसके बाद बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था कहाँ कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। और ये सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप जो है फीका साबित हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित करने की घोषणा की और गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। उसके बाद बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। जो 3 गोलमेज सम्मेलन थे वे तीनों जो थे वे लंदन में हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत के बारे में। 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जो था वो जारी किया था। तो कम्युनल अवार्ड जो था वो किसने जारी किया था, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कब, वर्ष 1932 में। उसके बाद इस पंचायत में प्रत्येक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं पूना समझौता के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में। और गांधी और अंबेडकर के मध्य 25 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। जो पूना पैक्ट था, पूना समझौता जो था वो किनके बीच हुआ था, वे महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया। साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर जो था वो 148 जो था वो कर दिया गया था। बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था, ये भी तीनों जो थे वो लंदन में हुए थे। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित ये सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप जो था वो फीका साबित हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संविधान निर्माण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। संविधान निर्माण के बारे में बात करने से पहले आपने सबसे पहले डबल स्टार लगा के ये नोट कर लेना है कि भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था वे किसने दिया था। सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है। भारतीय संविधान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, वो तो आपको पता है, BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। BR अम्बेडकर जी को, BR अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रावजी अम्बेडकर था। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर को कहा जाता है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि भारतीय संविधान बनाने का जो सबसे पहले विचार था वे किसने दिया था, वे MN रॉय ने दिया था। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन कई बार वेरियस एग्ज़ाम में जो है कई एग्ज़ाम में HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। और कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलत करके आ जाते हैं कि भारतीय संविधान का बनाने का विचार जो था वो किसने दिया था, वो MN रॉय ने दिया था। जबकि भारतीय संविधान का जनक जो है वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। तो ये आपने नोट कर लेना है। ये जो विचार था संविधान बनाने का वे सबसे पहले किसने दिया था, वे MN रॉय ने दिया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में। तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। उसके बाद VN राव, ये भी आपने नाम नोट करना है, VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वो नियुक्त किया गया था।
उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वह 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष था वो चुना गया था। तो संविधान सभा के जो पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई बात कर रहा हूँ मैं, तो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपने याद रखना है। 9 सितंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। जो अस्थाई अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और जो परमानेंट अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद जो भारत का संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये भी आपने याद रखना है। उसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने स्टार लगा के इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया लागू 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वह स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था। ये आपने याद रखना है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वे 24 जनवरी 1950 को हुई, और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का जो था वो प्रथम राष्ट्रपति जो था वो चुना गया था। ये भी आपने याद रखना है। और जब संविधान बना था उसमें जो थे उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और 8 जो थी वो अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। लेकिन आइडिया जो था वो किसने दिया था संविधान बनाने का? वे एम एन रॉय ने दिया था सबसे पहले। ये आपने याद रखना है। उसके बात करते हैं संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां और उनके अध्यक्ष, जैसे संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद सलाहकार समिति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। झंडा समिति की बात करते हैं, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जो भारतीय संविधान के जो प्रमुख उपबंध और स्रोत हैं उनके बारे में। जैसे संसदीय प्रणाली का जो वो लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से। जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायपालिका है, वे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, रिपब्लिक जो व्यवस्था थी वे दी गई थी फ्रांस के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के। और संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान में कुछ भी अमेंडेड करना है, कुछ भी अमेंडेड करना है तो वो किसके संविधान से लिया गया था? संशोधन करना है वे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद बात करते हैं आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी से संबंधित जो है पश्चिमी जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन जो है वो किसके संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, स्टेट्स ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसी जो है वो किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, फॉर्मर USSR से, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है, रूस के नाम से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के जो थे वो हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का दिन जो था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया, ठीक है। ये आपने याद रखनी है।
उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य के बारे में। तो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के लिए संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को जो था वो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था। और इसके जो डिज़ाइन था वे किसने तैयार किया था? वे पिंगली वेंकैया ने। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जो है, उसका जो डिज़ाइन है वे किसने तैयार किया है? वे पिंगली वेंकैया जी ने। ये आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश स्टेट से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन जो है वो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। इसके जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, सॉरी गीतांजलि के लिए। ये भी आपने याद रखना है। और इन्होंने ही जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें जो था इन्होंने अमार सोनार बांग्ला एक गीत लिखा था जो अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, वंदे मातरम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। आइडिया किसने दिया था? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपने नोट करना है, MN रॉय ने। उसके बाद बात करते हैं सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है बुध है, मरकरी है। सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वे आपका वरुण है, यूरेनस है। पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वे आपका शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, डॉग स्टार है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण है। और सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वे आपका मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पर जल की जो है वो अधिकता है। जल की अधिकता के कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है वो किससे कहा जाता है? अर्थ ट्विन, वे शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो भी शुक्र को कहा जाता है। हरा प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट जो है वो अरुण को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है जो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे जो गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका शुक्र है, वीनस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद बात करते हैं पुरस्कार के बारे में। यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो विश्व के सर्वोच्च और सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को इसके संस्थापक स्वीडिश रसायन शास्त्री और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, चिकित्सा मेडिसिन में, लिटरेचर में और पीस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके पुरस्कार वितरण जो थे वो 1901 से प्रारंभ किया गया था और 1969 में 1969 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये जो था वो दिया जाने लगा था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के बारे में। तो सबसे पहले प्रथम भारतीय और एशियाई जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। डॉक्टर CV रमन को फिजिक्स में 1930 में, अरविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में
1989 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था। 1983 में अमर्त्य सेन, ये आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ 1999 में मिला था। उसके बाद बी एस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला था। वेंकटरमण रामकृष्णन को केमिस्ट्री में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो एशिया का ये सबसे बड़ा पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 से प्राप्त दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो ये आपने याद रखना है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1917 से दिया जा रहा है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ऑस्कर प्राइज़ की बात करते हैं, 1929 में स्थापित ये पुरस्कार जो है वो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखने हैं। और प्रथम भारतीय कौन थी? सुश्री भानु अथैया प्रथम भारतीय थी जिन्हें ये पुरस्कार गांधी फिल्म के लिए दिया गया था। उसके बाद करते हैं मैन बुकर प्राइज़ के बारे में। तो मैन बुकर प्राइज़ जो है ये किस फील्ड में दी जाता है? ये राष्ट्रमंडल देशों के किसी लेखक को लिटरेचर के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्ट रचना हेतु दिया जाता है। 1969 में ये स्थापित हुआ। ब्रिटेन की संस्था बुकर मैकोनल कंपनी एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। किसमें ये दिया जाता है? राष्ट्रमंडल देशों के किसी लेखक को अंग्रेजी भाषा का उत्कृष्ट रचना हेतु। उसके बाद बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। ग्रैमी प्राइज़ जो है वो म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कलिंग प्राइज़ जो है 1952 में यूनेस्को के तत्वाधीन में कलिंग फाउंडेशन द्वारा साइंस की फील्ड में दी जाता है ये कलिंग पुरस्कार जो है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत के पुरस्कारों के बारे में। तो भारत के पुरस्कार की बात करते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न है। 1954 में ये स्थापित हुआ था। भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 1954 में सबसे पहले ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को प्रदान किया गया था। तो भारत रत्न ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वे आपका कौन सा है? वे पद्म विभूषण है, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्म श्री है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो 1965 में ये स्थापित ये पुरस्कार जो है वो देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं, जो देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं जो हमने अभी वीडियो में पहले डिस्कस किया, उनमें साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु जो है वो प्रदान किया जाता है, ये जो पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ। उसके बाद साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करते हैं। तो ये 1955 में स्थापित ये पुरस्कार अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए किया जाता है। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वे जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं और अंग्रेजी सहित भाषाओं के में उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, 1991 में। और ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान के बारे में बात करते हैं। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार किसी एक साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इकबाल सम्मान की बात करते हैं तो 1990 में स्थापित ये पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उर्दू भाषा में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इकबाल सम्मान जो है 1990 है। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। 1961 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेलों और में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। 1985 में स्थापित ये पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों यानी कि स्पोर्ट्स कोचिंग द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये भारत का। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 1992 में स्थापित ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे पहले किसे दिया गया था? ये स्वामी विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, ये आपने याद रखना है, वो चेस प्लेयर हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 में स्थापित ये पुरस्कार भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान CSIR द्वारा विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बोरलॉग पुरस्कार के बारे में। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। VC रॉय अवार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। VC रॉय अवार्ड जो है 1966 में स्थापित जो है ये चिकित्सा और संबंधित स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं धन्वंतरि पुरस्कार के बारे में। 1971 में स्थापित ये धन्वंतरि फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार 1990 में स्थापित जो है इसरो द्वारा दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं। 1969 में स्थापित ये पुरस्कार भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले देविका रानी को मिला था, ये आपने याद रखना है। शौर्य पुरस्कार के बाद में बात करते हैं। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वों, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सैन्य कर्मियों को अदम्य साहस प्रदर्शित करने पर जो पुरस्कार देती हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे परमवीर चक्र के बारे में। देश का ये सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार वर्ष 1947 में उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु का सामना करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया हो। 1947 में सबसे पहले ये पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध रखते थे, वो को मरणोपरांत प्रदान दिया गया था सबसे पहले, जो परमवीर चक्र था। उसके बाद महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है दूसरे नंबर पे। ये पुरस्कार में भी पदक ही प्रदान किया जाता है। थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है शौर्य और वीरता का ये वीर चक्र है, जिसने शत्रुओं को सामना अदम्य साहस करके उसे पीछे धकेला अथवा मौत के घाट उतार दिया हो। उसके बाद बात करते हैं अशोक चक्र के बारे में। ये पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है, ये आपने याद रखना है। तो देश का जो सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है वे कौन सा है, वे अशोक चक्र है। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें थी जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। जैसे हिंद स्वराज की रचना भी इसने महात्मा गांधी जी ने की थी, यंग इंडिया की भी, नवजीवन की भी, उसके बाद हरिजन की भी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हरिजन सेवक की भी महात्मा गांधी जी ने, हरिजन बंधु की भी, इंडियन ओपिनियन हो गया, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन हो गया, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी। उसके बाद जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रमुख पुस्तकें भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे वाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगत सिंह जी ने लिखी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आपने याद रखना है, अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो मेघनाथ देसाई जी ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि री डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे किसने लिखी है, वे मेघनाथ देसाई ने लिखी है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखी थी। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नरसिम्हा जो समिति थी वे बैंकिंग सुधार से संबंधित थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद चलिया समिति, ये क्वेश्चन बीएड एंट्रांस में पूछा गया था। चलिया समिति जो थी वो कर सुधार टैक्स से संबंधित थी। उसके बाद बात करते हैं रंगराजन समिति जो थी वो भुगतान संतोलन से संबंधित थी। जानकी रमन समिति जो थी वो प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, ये आपने याद रखना है। जनसंख्या नीति से पॉपुलेशन पॉलिसी से जो समिति संबंधित थी वे स्वामीनाथन संबंधित थी। उसके बाद महालनोबिस समिति जो थी वो राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। मल्होत्रा समिति जो थी वो बीमा सुधार से संबंधित थी। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार से संबंधित थी, ये आपने याद रखना है। सच्चर समिति जो थी वो मुस्लिमों की, जो सच्चर समिति थी वे मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। और उसके बाद बात करते हैं जो खुसरो समिति थी, खुसरो समिति जो थी वो कृषि साख से संबंधित थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बताते चलता हूँ और आपने नोट करते चलना है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ओलंपिक्स में सबसे पहले वुमेन ने, महिलाओं ने जो पार्टिसिपेट किया था वे कब किया था फर्स्ट टाइम, तो भाई 1900 में किया था, ये आपने याद रखना है। कब किया था, 1900 में किया था। और आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक, तो पहली महिलाओं की जो खेल था वो कौन सा था जिसे ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो ये आपने याद रखना है, वो गोल्फ। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। महिलाओं को जब ओलंपिक में शामिल किया गया था, फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट जो था वह गोल्फ था जिसे शामिल किया गया था ओलंपिक्स में। और ओलंपिक खेल जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है वो आयोजित होते हैं। 2024 में पिछले वर्ष जो था वो
पेरिस में आयोजित हुआ था, जो पेरिस ओलंपिक्स थे। अगले जो होंगे 2028 में वो लॉस एंजलिस में होंगे, यूएसए में होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 2028 में जो होंगे ओलंपिक्स होंगे वे 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पुराना वेद जो है, प्राचीन वेद, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद है। और कौन सा वेद है जो म्यूज़िक के साथ मेंशन अबाउट म्यूज़िक, तो वो साम वेदा है, ये भी आपने याद रखना है। और जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, आपको पता होगा, तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो ये जो है वो किसको डेडिकेट है? तो ये आपने याद रखना है, सावित्री देवी को डेडिकेट है ये गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जैसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, रंगास्वामी कप हॉकी से है। और उसके बाद बात करते हैं राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंडियन जो कि गूगल के सीईओ हैं, तो सुंदर पिचाई जी हैं, ये आपने याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, 182 मीटर उसकी हाइट है। कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट लोकसभा जो है वो 18वीं लोकसभा है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, 1971 में ये आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कबड्डी जो खेल है वो ओरिजिनेट हुआ था किस कंट्री में? वे इंडिया में हुआ था, ठीक है। इंडिया के किस स्टेट में हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। तो अगले ओलंपिक्स जो होंगे 2028 में वे कहाँ पर होंगे? वे आपके लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे। और यूएसए की जो कैपिटल है वे वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी में डीसी की जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, ये भी आपने याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे आपको पता है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वे कब हुई थी? वे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो इसके प्रथम महासचिव थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, वो कौन थे? वो ट्रिगवे ली थे, जो कि नॉर्वे देश से संबंध रखते थे। वर्तमान महासचिव कौन है? सेक्रेटरी कौन है? जनरल सेक्रेटरी कौन है? यूएन के एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वो 193 है, ये भी आपने याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। और 193 जो सदस्य बना था वे दक्षिण सूडान बना था, 193। और 192 जो था वो मोंटेनीग्रो कंट्री बनी थी। 191 जो था वो ईस्ट तिमोर कंट्री बनी थी। और 190वां जो सदस्य बना था 190 वे स्विट्ज़रलैंड बना था, ये आपने याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की जो भाषाएं हैं वे कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, ये कार्यालय की भाषाएं हैं। और कार्यकारी जो भाषाएं हैं वे अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ये भी आपने याद रखना है। लास्ट में बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है, जैसे महासभा होगी, जनरल असेंबली, ठीक है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल होगी, सचिवालय हो गए, सेक्रेटरीट। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, और ट्रस्टशिप काउंसिल हो गया, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में है, नीदरलैंड में है, ये आपने याद रखना है। और इसके जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्षों का होता है, ये भी आपने याद रखना है। सुरक्षा परिषद के जो 5 कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, वो 5 है, ये भी आपने याद रखना है। कौन कौन से हैं? फ्रांस है, यूएसए है, चाइना है, रशिया है, ठीक है। ये जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स है। चाइना हो गया, ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और इसमें ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सूरजकुंड लेक जो है वो कहाँ पर है? वो हरियाणा में है। और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वे एशिया महाद्वीप है। और आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो देश हैं, वे किस कॉन्टिनेंट में है? वे आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कितने हैं? 54 हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ओलंपिक्स में जो रिंग्स होती हैं, ओलंपिक्स में जो रिंग्स होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक सिंबल आपने देखा होगा, ऐसे ओलंपिक्स रिंग। तो ये जो रिंग्स होती हैं ये क्या दर्शाती हैं? ये 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, ये आपने याद रखना है। 5 अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। जो येलो रिंग होती है वे किस कॉन्टिनेंट को दर्शाती है? येलो रिंग जो है वो एशिया को दर्शाती है। ब्लैक जो है वो अफ्रीका को, रेड जो है अमेरिका को, और ब्लू जो है वो यूरोप को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जी के वन शॉट वीडियो लेके मैं आपके लिए आया था, जिसमें मेनली हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया, जो सिलेबस में डिफ़ाइन किए थे एचपीयू ने प्रोस्पेक्टस में, उनको आज हमने इसमें थोड़ा क्विक डिस्कस कर लिया, क्विक रिवीजन कर लिया। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है एचपी जी के, इंडियन जी के, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, पूरी देख लें, बिना स्किप किए हुए देखिए। इससे आपको जो है काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। और सभी के लिए ये वीडियो है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी आपने ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में अप टू डेट, टाइम टू टाइम सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड वहाँ पे कर दिया जाएगा। बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। इसमें आपको सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, और लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।